सभी भावी शिक्षकों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल कविता माहेश्वरी पर बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप मुझसे जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है यूट्यूब चैनल पर, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एज ए पीडीएफ फॉर्म में पोस्ट करती हूँ। तो आप वहाँ से इसकी प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। जिन नोट्स को पढ़कर मैंने व्याख्याता की एक सीट ली है हिंदी में, उन्हीं नोट्स को मैं विद्यार्थियों के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजती हूँ, ताकि वहाँ से इजी वे में वे इसे प्राप्त कर सके, अपनी रणनीति को, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती से कर सके। तो आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कब आके निकल जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर दिन आपके लिए एक नया प्रकरण लाने को, एक नई चीज़ लाने को। तो लाइक ज़रूर करें। और जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग में फ़ीस नहीं दे सकते, जो ज़्यादा पैसा लगा के पढ़ नहीं सकते, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो भी यहाँ से भेजा जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है। तो प्लीज़ इसे अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप के या जहाँ पे भी, फेसबुक पे, जहाँ पे, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि हर विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। हिंदी साहित्य का इतिहास इस चैनल पर पूरा हो चुका है। एमए के जो 10 सिद्धांत जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आएंगे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी यहाँ पर काव्यशास्त्र शुरू किया है, जिसमें एक टॉपिक शब्द शक्ति पहला भाग था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और शब्द शक्ति से रिलेट पुराने सालों के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आया हुआ था, अभी जो 3 जनवरी 2020 को पेपर हुआ, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें जो प्रश्न आया, उस प्रश्न की प्रकृति कैसी थी और किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि शब्द शक्ति से रिलेट बहुत सारे विद्यार्थियों को ये दिक्कत थी कि मैम ये टॉपिक थोड़ा और डिटेल से पढ़ाया जाए। तो जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने पढ़ाया, लेकिन आपको फिर भी लगता है थोड़ी डिटेल, तो उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। आप आराम से उसे पढ़ लीजिए, आप चाहो तो उसमें से और नोट्स बना लीजिए। पर पुराने सालों के पेपर को देखते हुए और कल जैसा मैंने आपको दिखाया, तो आपको भी लगा होगा कि प्रश्न ऊपरी सतह से पूछे जाते हैं, जितना डीप हम घुस जाते हैं उतना कभी आता नहीं है। ऊपर से हमारे साथ ये हो जाता है कि हम तो बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं, पर प्रश्न आता है ऊपर ऊपर से, और अक्सर हमें ऊपरी चीज़ें याद नहीं होती हैं, हम इजी चीज़ों को गलत करके आते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि हम डेप्थ में घुस जाते हैं और उस डेप्थ के चक्कर में जो ऊपर की चीज़ है वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं आती है, और परीक्षा में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने डेप्थ ज़्यादा पढ़ लिया। सबसे पहले ऊपरी चीज़ों को पढ़ना सीखें, क्योंकि प्रश्न वैसे ही पूछे जाते हैं। पिछला वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ मैंने एमए के 10 सिद्धांत के जो 10 प्रश्न वो बताए हैं, काव्यशास्त्र में जो पूछे गए हैं 8 प्रश्न वो बताए हैं। और प्रश्नों की प्रकृति इतनी ईजी है कि अगर आपने केवल ऊपर के दृष्टिकोण से भी पढ़ा है सिंपल वे में, तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। पर ज़्यादा डेप्थ में घुसने का यही है कि फिर हमें जो बहुत इजी चीज़ें हैं वो भी हमारे माइंड में नहीं रहती है और हम भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार टॉपिक, और ये जो आपको दिख रहा है सामने, तो ये मेरी कक्षा 12 की स्टूडेंट है, जिसकी हैंडराइटिंग है और मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया मैटर है, जिसे कि लिपिबद्ध किया गया। अलंकार, सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंक्रियेत इति अलंकार है, यानी कि जो अलंकृत या भूषित करे उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, गहना, जेवर व आभरण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण,
जेवर, गहना और आभरण। और अलंकार जो एक टर्म है वो क्या चीज़ होती है? अलंकार यानी अलम प्लस कार। अलंकार का अर्थ होता है अलम, अलम का अर्थ क्या हो गया? आभूषण। और कार का अर्थ क्या हो गया? करने वाला। यानी कि पहले हमने क्या देखा? अलंकार की एक सिंपल सी जो डेफिनेशन आएगी वो होगी कि ये गहना है या जेवर है या आभरण है। और आगे हमने देखा कि जो अलंकार है यानी अलम का मतलब आभूषण, कार यानी करने वाला। अब इस प्रकार अलंकार का अर्थ हो जाता है भूषित करने वाला या फिर सजाने वाला। किसे सजाने वाला? जैसे एक औरत को गहना सजाता है, उसी प्रकार से कोई काव्य है या कोई वाक्य है, उसे कौन सजाएगा? अलंकार। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार कविता काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अब हमें अलंकार देखो, मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः अगर बात की जाए, है ना, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक तीसरा भी निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं उभयालंकार। इसीलिए कहा है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, 3 प्रकार हो गए। मुख्य रूप से बात करें तो 2। और अभी जो 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट, उसमें एमसीक्यूज़ में ये प्रश्न पूछा गया कि मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार, जहाँ काव्य सौंदर्य शब्दगत शब्दधारी हो, अर्थात किसी शब्द विशेष पर निर्भर हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यानी काव्य का जो सौंदर्य है वो शब्द पर निर्भर होगा। जहाँ किसी शब्द विशेष पर निर्भर होगा वो कहलाएगा शब्दालंकार। चमत्कार शब्दों के प्रयोग में होता है। अब यहाँ चमत्कार किस में होगा? शब्द के प्रयोग में। शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाएगा। यानी अलंकार उस वाक्य में आए उस शब्द की वजह से, ठीक है। यदि उस शब्द को ही हटा दे और उसका कोई पर्यायवाची वहाँ रख देते हैं तो फिर उसका जो प्रभाव है, जो उसका चमत्कार है, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका उदाहरण, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। अब उक्त पंक्ति में जो काव्य सौंदर्य है वो पीर शब्द पर निर्भर, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? एक चमत्कार पैदा कर रहा है और यहाँ शब्दालंकार है। ठीक है, अब देखिए इसके भेद कौन कौन से होते हैं शब्दालंकार के? अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, वदाभास और विप्सा। हमारे सिलेबस में सारे अलंकार नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम में जो अलंकार है, जितने अलंकार हैं हमें उतने ही पढ़ने, सारे अलंकार नहीं पढ़ने। एक चीज़ आप अच्छे से समझ लेना, आपके टेबल पर आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। हर वीडियो में मैं आपसे कहती आ रही हूँ, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया और जब से आप मुझसे जुड़े हो, आपने ये बात सुनी होगी कि मैं हमेशा आपसे 2 चीज़ें हमेशा कहती हूँ। एक तो आपका पाठ्यक्रम आपके पास हो और दूसरा पुराने सालों के आए हुए पेपर आपके पास हो। क्योंकि जब हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं? सब कुछ पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम होना इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो इतने सारे आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके नहीं हैं। आपके फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, कोई सी भी ग्रेड हो, उस पाठ्यक्रम के अंदर पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है वही परीक्षा में आएगा, उन्हीं से रिलेट पूछा जाएगा। तो सारे अलंकार नहीं पढ़ने, जो अलंकार पाठ्यक्रम में है वही पढ़ना। अब देखिए यमक अलंकार
सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? यमक। यहाँ आपको 2 नंबर दिख रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि मैंने सारे अलंकार पढ़ाए थे तो वो क्रम से चल रहे हैं, पर यहाँ मैंने उन्हीं पेजेस को लिया है जो कि आपकी परीक्षा में आने लायक है। जहाँ कोई शब्द या शब्दांश 2 या 2 से अधिक बार आए, क्या कहना चाह रहा है ये? बहुत ध्यान से समझना। जहाँ कोई शब्द या शब्दांश, यानी या तो शब्द है या फिर उस शब्द का क्या होगा? अंश होगा, उसी शब्द का, ठीक है। 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। देखो, यमक और श्लेष 2 ऐसे अलंकार है, इनमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, ध्यान से समझना। यमक अलंकार कहाँ होगा? एक वाक्य दिया है, उसके अंदर एक ही शब्द है, वो 2-3 बार आ गया, है ना। या तो वो शब्द आएगा या फिर उसका उसी शब्द का कोई छोटा सा अंश है, ठीक है। एक शब्द होगा, वो 2 या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न होगा। यानी पहली बार जो उसका अर्थ है वो दोबारा नहीं होगा, दूसरा जो शब्द है उसका अर्थ तीसरे का नहीं होगा। 4 बार वो शब्द आया है उस वाक्य में, पर हर बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग होगा। तो जहाँ पर शब्द एक हो लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग है, तो फिर वो यमक अलंकार होगा। और साथ ही मैं बता देती हूँ एक बार, श्लेष क्या होता है। श्लेष में ये होता है, शब्द एक है लेकिन उस एक के ही अनेकार्थक निकलते हैं, यानी अनेक अर्थ निकलते हैं, वो होता है श्लेष। देखो, यमक क्या है? एक शब्द है, वो 2 से 3 बार आ रहा है, हर बार उसका अर्थ अलग है। और यह श्लेष क्या, सॉरी, यमक क्या होता है? मैं शायद गलत बोल गई, वापस बोलती हूँ। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 से 3 बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। और श्लेष में जो एक शब्द आएगा उसके बहुत सारे अर्थ होंगे। शब्द एक होगा लेकिन अर्थ अनेक होंगे, ठीक है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब देखो, ये बैर, ये बैर, कैसे? 3 बेर खाती थी, यानी जो बेर होते हैं झाड़ी के वो, और 3 बेर यानी 3 बार खाती थी। यहाँ तो झाड़ी का बेर हो गया और यहाँ पर समय हो गया, अलग अलग अर्थ हो गया ना। शब्द एक ही है, कितनी बार आया? 2 बार, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या है? अलग है। भेद देखो, गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होत, सुन्यो कहूँ तरु अरक ते, अरक समान उदोत। देखो, ये भी अरक है, ये भी अरक है, ये भी गुनी है और ये मैंने कहा था ना अंश, पीछे गुनी। हर बार इसके अर्थ क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं। यमक के मुख्यतः क्या है? 2 भेद है। यमक के 2 भेद है, अभंग यमक, सभंग यमक। देखिए यहाँ टुकड़े आ गए ना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ऑटोमेटिक हम पढ़ रहे हैं कि हमें परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है। किसी शब्द को भंग किए बिना यानी तोड़े बिना अलग अर्थ निकले, वहाँ पर होता है अभंग। अभंग का मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग, या खाए बोराए। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। अब आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इनका अर्थ हो या ये हो, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 प्रकार हैं, एक अभंग है, एक सभंग है। और अगर ये आपके सामने आते हैं तो इनमें कौन सा अलंकार होगा, कौन सा भेद होगा, ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। वहाँ पर ऐसा शब्द नहीं पूछते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है। पुराना पेपर ज़रूर साथ रखें जब भी आप ये पढ़ रहे हैं।
सबंग यमक, जहाँ शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है परंतु शब्द को तोड़कर आवृत्ति देखी जाती है। क्या कहना चाह रहा है ये? जहाँ शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है, यानी पहले जो क्रम दिया गया है उसके अनुसार, लेकिन शब्द को तोड़कर उसकी आवृत्ति देखी जाती है, यानी उसको तोड़कर ये देखा जाता है कि ये शब्द कहना क्या चाह रहा है। शब्दों का अन्वय कर अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर सबंग अलंकार होता है, यानी टुकड़े करने के बाद उसका जो अलग अलग अर्थ निकलता है वो होता है सबंग। कुमोदिनी मानस मोदिनी, मचलते चलते हो तुम वृथा। देखो अब समझना ध्यान से, मोदिनी, कुमोदिनी, मचलते चलते, यहाँ पर था कुमोदिनी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मोदिनी, यानी इसका टुकड़ा किया। कुमोदिनी का अर्थ अलग है, मोदिनी का अर्थ अलग है। मचलते और चलते, तो यहाँ मचलते और चलते दोनों का अर्थ अलग अलग है। समझ में आया होगा आपको? तो ये यहाँ यही कहना चाह रहा है कि शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार है। ये पूरा शब्द है, ये इसका शब्दांश है, लेकिन ये इसके अनुसार है और ये भी इसके अनुसार है, ठीक है, और अलग अलग अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? सबंग यमक। अब आएगा हमारा आगे श्लेष अलंकार, ठीक है। जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार। मैंने पहले ही कहा था कि शब्द एक आएगा लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ होंगे। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। अब श्लेष के भी दो भेद हैं, ठीक है, अभंग और सबंग। अभंग यानी जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं, सबंग यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही उससे कोई अर्थ निकले वहाँ पर अभंग श्लेष होता है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर, ये श्लेष इसमें है। सुवर्ण, सुवर्ण यानी स्वर्ण, स्वर्ण को, ठीक है। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही, ठीक है ना, ये है, ये तो हो गया हमारा अभंग। अब सबंग क्या है? जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकले वो होता है सबंग। कैसे? अजो तरोना ही रह्यो श्रुति सेवक एक अंग, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के बीर। यहाँ पर शब्द के टुकड़े देखो कैसे, ये वृषभानुजा है। अब इसके टुकड़े करते हैं। वृषभ कौन होता है? वृषभ कौन होता है? बछड़े को कहते हैं। अनुज यानी छोटा, और जा का मतलब होता है पुत्री, ठीक है। तीन अलग अलग टुकड़े किए और अलग अलग अर्थ, यानी कि सबंग। समझ में आया? अब आगे देखो, अर्थालंकार। अब हमने वो पढ़े थे दोनों, हमारे सिलेबस में शब्दालंकार दो ही हैं, यमक और श्लेष। अब अर्थालंकार है। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? अर्थालंकार। यानी इतनी देर हम पढ़ रहे थे शब्द से चमत्कार होगा, अब हम देखते हैं अर्थ से चमत्कार। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहेगा। शब्दालंकार में अगर पर्यायवाची रख देंगे तो चमत्कार खत्म, लेकिन अर्थालंकार में पर्यायवाची रख देने के बाद भी चमत्कार खत्म नहीं होता है। चरण सरोज पखारन लागा, इसमें चरण पर सरोज का आरोप करने से अर्थगत सुंदरता आई है। अब अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं? ये इतने प्रकार के, ये सारे अर्थालंकार है।
जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी, पर इनमें से आपको वही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हो, जो आपके पाठ्यक्रम में हो। आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है शायद आपको आवाज़ में, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद टेक्निकल इशू आ रहा है कुछ, इसीलिए परेशान ना हो आप। आगे देखिए, उपमा अलंकार। अब हमारे सिलेबस में जो है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है समानता बताना, तुलना करना, जहाँ दो वस्तुओं में रूप रंग गुण की समानता के आधार पर तुलना की जाए और एक को दूसरे के समान बताया जाए, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। अब हम कैसे पहचानेंगे, अगर हमारे सामने परीक्षा में वाक्य आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये उपमा अलंकार है? तो उसके कुछ वाचक शब्द हैं, सा, सी, सम, सरिस, सदृश, समान, ज्यों, जैसा, जिमी। अगर ये टर्म आती है, ये वर्ड आता है उस रचना, उस जो पंक्तियाँ आएगी उसके अंदर, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा के 4 रंग, देखिए ये क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी, वाचक शब्द क्या है वो मैं बताऊंगी, कैसे आप पहचान पाओगे। सबसे पहले हम उपमा के, देखिए ये चीज़ आती है परीक्षा में, उपमा के अंग कितने हैं? तो 4, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन और ये वाला 4 अंग अलग है और इसके 4 ही भेद है, वो चारों अलग। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या है? जिससे तुलना की जाती है ना, जिस उपमा दी जाए, वर्णित वस्तु जैसे कि मुख। और उपमान क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, जैसे चंद्रमा, है ना। और जिसके द्वारा तुलना बताई जाए यानी वाचक शब्द, और जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए वो साधारण धर्म अर्थात सुंदर। जैसे अभी एक लाइन से समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। मुख चांद के समान सुंदर है, पीपर पात सरिस मन डोला। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मुख, हमने मुख की बात की, एक व्यक्ति के या एक महिला के। मुख क्या हो गया? उपमेय। चांद क्या हो गया? उपमान। समान क्या हो गया? वाचक शब्द। और सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म। पीपर पात सरिस मन डोला, मन क्या हो गया? उपमेय। पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द और डोला साधारण धर्म, ठीक है। अब देखिए इसके भेद भी 4 है, उपमा के अंग भी 4 है और भेद भी 4 है। सबसे पहले है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा क्या होता है? जहाँ उपमा के पूर्वोक्त चारों अंगों का स्पष्ट रूप से कथन किया गया हो, पूर्णोपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग जो अभी हमने ऊपर पढ़े है ना, ये चारों अंग जिसमें हो उस वाक्य में, वो होगा पूर्णोपमा। जैसे राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिमि बस वासव अमरपुर सची जयंत समेत, कमल सदृश कोमल हाथों ने। चारों अंग हो जिसमें, ठीक है। लुप्तोपमा का मतलब कोई एक अंग लुप्त होगा, कोई एक अंग गायब होगा। जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन शीस सब रानी, वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। कुलिस कठोर, अब इनमें वाचक शब्द नहीं है। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब एकदम से आपको नहीं समझ आएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। और जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं उनको समझ में ये चीज़ आ रही होगी कि कौन सा लुप्त है, ठीक है ना। मालोपमा, जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो, यानी एक उपमेय है लेकिन उसके उपमान ज़्यादा है, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? मालोपमा। कैसे ज़्यादा?
मुख है सुंदर चंद्र सो, कोमल कमल समान। देखो, मुख को चांद की उपमा दी, लेकिन साथ ही साथ और किसकी उपमा दे दी? कमल की। तो उपमान कितने हो गए? एक से ज़्यादा हो गए। तो जहाँ एक से ज़्यादा उपमान हो जाते हैं वहाँ कौन सा हो जाता है? मालोपमा। नील सरोवर नीलमणि, नील नीरधर श्याम। देखो कितनी उपमाएं दे दी श्याम को, मणि की, सरोवर की और नीरधर की। उपमेय उपमा क्या होता है? जब उपमेय व उपमान को एक दूसरे से उपमा की जाए तो वो होता है उपमेय उपमा अलंकार। यानी उपमेय उपमान दोनों को एक दूसरे से जब तुलना कर दे दोनों की तो हो जाता है। कैसे? कमल से नैन अरु नैन से कमल है, यानी कमल जैसे नैन है और नैन जैसे कमल है, दोनों को उल्टा सीधा उलट पुलट कर दिया। राम के समान शंभु और शंभु सम राम है, तो जब दोनों को एक दूसरे से उपमा दे दी जाए तो वो हो जाती है उपमेय उपमा। ठीक है, अब आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इससे आगे का कल पढ़ेंगे। आज थोड़ी टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे, तो आवाज़ भी शायद रुक रुक के आ रही है, तो आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने 2 अलंकार पढ़े, शब्दांग पहले हमने अर्थ देखे, उनके अंदर 2 शब्दालंकार हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ लिए। अर्थालंकार में हमने एक उपमा पढ़ लिया। आगे के हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है आज थोड़ी सी टेक्निकल इशू है। राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और मुझसे जुड़ जाएं।